हे गाइस, सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है। और ये वीडियो उनके लिए भी डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा जो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सेकेंड ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप विद योर 8 आवर्स टाइम जो आपका पढ़ाई का होता है या जॉब का होता है, उसके अलावा जितना टाइम बचता है 16 आवर्स में, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे गेट का एंड कैसे अब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज, ठीक है, वो शिवम दीक्षित हैं और उन्होंने एनआईटी से एमटेक किया हुआ, एनआईटी कालीकट से, और एस एकेडमी में पहले वो पढ़ाए हैं। अभी वो प्रेप लेवल पर थर्मोडायनामिक्स और एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, राइट। सो शिवम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। सो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो आपसे बात हुआ एक दो बार, हाँ। लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म में आके काफ़ी राहत महसूस हो रही है कि चलो ठीक है, बच्चों को कुछ एड्रेस करते हैं। हम्म। सो पहले हम बात करते हैं, इससे कोई भी एग्जामिनेशन हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो अगर प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है तो आपके पास एक राइट अप्रोच होना चाहिए, और राइट अप्रोच के राइट माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज गेट जैसे एग्जामिनेशन में आप एक दिन पढ़ के टॉप रैंक नहीं ला सकते, एक महीना पढ़ के टॉप रैंक ना मुश्किल काम है ना। बिल्कुल। जो यूट्यूब पर वीडियो आता है, आपको पता है, एक महीने में लाया टॉप रैंक कर हाँ। लिया, वो कैसा होता है आपको मैं पता है। कई बार मैं हंसता हूँ ऐसा देख के कि यार जो बनाते हैं कि दो दो महीने में गेट में टॉप रैंक कैसे लाएं, एक हम्म। महीने में कैसे लाएं। मुझे तो इतनी हंसी आती है यार, जो टॉपर पिछले एक साल से प्रिपेयर कर रहा है, पागल तो नहीं है ना। तो वो सब फेक है उसमें। अब ठीक है, एक दो महीने में आप क्वालिफाइड लेवल तक जा सकते हैं, हम्म। लेकिन जब आप टॉप रैंक की बात करते हैं, पीएसटी लेवल की रैंक की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। हम्म। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, तो हम्म। एवरेज लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए तो देखो ये इम्पॉसिबल है 2-3 महीने प्रिपरेशन करके टॉप रैंक लाना। दैट्स राइट। तो आपके हिसाब से कैसे माइंडसेट कैसे रखे हैं, कोई भी स्टूडेंट कैसा रखे माइंडसेट, खासकर जो प्रोफेशनल है या फिर पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसके पास खाली टाइम नहीं है, खाली मतलब वो डेडिकेटेड से डेडिकेशन के साथ गेट को टाइम 24 आवर्स दे नहीं सकता है, उसका जॉब है हाँ, या पढ़ाई है कॉलेज का, तो कैसे करेगा वो? ये ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। एक्चुअली मैंने भी ड्यूरिंग माय जॉब इन 2013 हम्म। मैंने भी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने का सोचा। हम्म। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर कंसिस्टेंसी का आता है। हम्म। ज्यादातर बच्चे क्या सोच के बैठे रहते हैं कि यार चलो ठीक है, 5 दिन जॉब करेंगे और सैटरडे संडे पढ़ाई कर लेंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म। पर ये फॉर्मूला काम करता ही नहीं। आप हम्म। सैटरडे संडे अगर आप 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो हम्म। वो भी बहुत काम की चीज नहीं हम्म। है मेरे हिसाब से। कि क्या होना चाहिए, ठीक है आप सैटरडे संडे में थोड़े आवर्स बढ़ा दीजिए, हम्म। लेकिन रिमेनिंग 5 डेज में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़िए। हम्म। अब तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि अब जब ऑफिस जाते हो, हम्म। 4-5 घंटे वहां बिताया हुआ है या 8 घंटे बिताया हुआ है, तो आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो जाते हो। हम्म। फिर आपके वहाँ का प्रेशर रहता है, अगर आप कॉलेज गोअर है तो कॉलेज का प्रेशर रहता है, हम्म। ठीक है, तो वो सारा प्रेशर रहता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मिनिमम 1-2 आवर जो भी आप डिसाइड करते हैं, हम्म। उतनी भी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पाते हैं, हम्म। तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि हम्म। एक चीज मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि सक्सेस इज नॉट कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग ओकेशनली, हम्म। सक्सेस इज कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली। हम्म। अगर आप कोई भी काम कभी कभार कर लेते हो, तो उससे आपको सक्सेस, बड़ी सक्सेस तो नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला माइंडसेट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बच्चे को कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके। तो आपके हिसाब से माइंडसेट आप बनाओ कि मेरे को कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना है, बिल्कुल। और मतलब आप, और सैटरडे संडे को अच्छे से यूज़ करना है, वो आपके लिए बिल्कुल। जेम की तरह यूज़ करना है बढ़िया से, ताकि वो ख़राब ना हो आपका। चलिए, अच्छा पॉइंट्स हैं ये आपके। मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज पर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बच्चों को। इन जनरल जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट क्या करते हैं, सब जगह से डाउनलोड करते हैं पीडीएफ और अपना लैपटॉप या मोबाइल भर के रखते हैं। तो ये आजकल का, ये पता है सर, पहले क्या होता था कि पहले ये चीजें थोड़ा कम थी। जब ऑफलाइन था तो राइट। बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होते थे। हम्म। जो भी, जहाँ पे भी आप गए वहाँ पे जो भी पढ़ा रहा है उसी से पढ़ना है। हम्म। बट आज ऑनलाइन की दुनिया में सर ये ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। बच्चे हम्म। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे फैकल्टीज को कंपेयर कर रहे हैं, चीजें बहुत अलग वे में जा रही हैं। तो हम्म। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट ही करता हूँ कि आप ऐसे कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़िए कि वो अच्छा ये खराब, इसको देखूं इसको देखूं। हम्म। बेटर ये है कि आप जिसको भी देख रहे हैं, हम्म। जिसका भी वीडियो देख रहे हैं, हम्म। जिसका भी
जिसको फॉलो कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपको कोई भी बंदा हो सकता है, एक्स वाई जेड, नॉट नेसेसरी कि मैं ही हूँ या आप ही हो, कोई भी हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो सही पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चों को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे टीचर ने पढ़ाया है पर उसके टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, चलो उसको जाके देखते हैं, उसको जाके देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक दो सब्जेक्ट आप पढ़ पाते हो, कई सारी चीजें छूट जाती हैं। सही तो बात मेरे है। जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिलीव होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंटेंट पे, उस पर्टिकुलर टीचर पे, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी के पापा ज्यादा अमीर है तो आप पापा चेंज करने के बारे में तो पापा मम्मी टीचर इनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये जजमेंटल अप्रोच से थोड़ा दूर रहना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा बात क्या है सर कि जैसे कि आपने बताया कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या फिर कॉलेज गोअर्स के लिए, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाला चीज आपको चूज करना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर आप अब प्रोफेशनल्स के लिए तो मुझे लगता है ऑफलाइन कोचिंग ऑप्शन में नहीं है, और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफलाइन कोचिंग काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब 4-5 बजे छूटते हैं, उसके बाद फिर कोचिंग के लिए भागेंगे, फिर रात तक पढ़ेंगे, आके सो जाएंगे, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आप बात कर रहे हो प्रोफेशनल्स की, आप जो बात कर रहे हो कॉलेज गोअर स्टूडेंट्स की, तो मेरे हिसाब से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें भी मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन वाला पोर्शन ज्यादा बेटर रहता है उनके लिए, क्योंकि वो रात को 11 बजे भी देख सकते हैं। आप ऑफिस से 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा देखना नहीं है कि क्लासेस हमारी कब थी क्या थी। तो जो भी रिकॉर्डेड से, जैसे हमारा जो यहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ सर प्रेपलाइडर पे, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्ली। तो सारे, और इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, आपको दूसरे की प्लानिंग, क्योंकि आप जो जो लड़का केवल प्रिपरेशन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे प्लान करोगे, मैं अपने बच्चा अपने आप से अपने आप को ढाल लेगा। लेकिन जब बात आती प्रोफेशनल की, तो उसके पास और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई बार होगा शायद 8 बजे शाम को भी अगर क्लास प्लान किया, तो हो सकता है कोई ऑफिस का वर्क आ जाए, तो ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अगर रात में 10 बजे भी पढ़ रहा है, 11 बजे भी पढ़ रहा है, इट्स फाइन। मुझे लगता है कि ये जो स्टेपलैडर की जो मॉडल है, ये कॉलेज गोअर स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्चुअली मेरे पास, मैंने एक बार पूछा था स्टूडेंट से, लाइव जब गया था, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 200 के आसपास बच्चे होंगे उस टाइम, यूट्यूब पर ही पढ़ता। तो बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि हमें लाइव क्लासेस मिले। तो मेरा पर्सनली जो मैंने देखा है, लाइव क्लास में मुझे लगता है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन सेशन। बिकॉज क्वेश्चन कितने पूछोगे, मतलब कितने बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, राइट। और ऊपर से अगर मान लो लाइव क्लास ले लो, आपका 300 बच्चे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत कम ही लोग पूछते हैं, बिकॉज लोगों को शर्म लगता है पूछने में। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा डाउट पूछता भी है, या फिर 300 बच्चों के क्लास में, लाइव क्लास में अगर बच्चा डाउट पूछता है, तो क्या फैकल्टी सारे डाउट क्लियर कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही अगर नहीं करेगा तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। हाँ, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली वो भी इनडायरेक्टली रिकॉर्डेड पार्ट ही हो जाता है, और अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट हो जाता है कई बार बच्चों का। तो लाइव के अपने बेनिफिट्स हैं सर। हाँ, लाइव के डेफिनेटली बच्चों को एक इंटरेक्शन होता है, बच्चे की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो लाइव के अपने बेनिफिट्स हैं, वो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक चीज सही है कि जब बात आती है वर्किंग प्रोफेशनल की, जब बात आती है कॉलेज गोअर्स की, तो ये रिकॉर्डेड वाला पार्ट मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बाकी वो प्लेटफॉर्म और ज्यादा अच्छा होता है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, जिससे कि आपको आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाए। डाउट क्लियरिंग सेशन पर्टिकुलरली हो रहे हैं, मोटिवेशन सेशंस हो रहे हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ओके, तो ग्रेट। टाइम टू टाइम हम लोग मोटिवेशन सेशंस देते रहते हैं, लाइव क्लासेस भी देते रहते हैं, रिवीजन सेशन चलाते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलाते रहते हैं। तो अगर ये मिक्सअप थोड़ा सा है कि आपको ये कंटेंट पूरा जो बेसिक कंटेंट है वो आपको मिल गया है, बाकी जो आपका सराउंडिंग्स है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है टाइम टू टाइम, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पर और एक क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में रहता है। एक्चुअली क्वेश्चन अराइजेस तब होता है जब आपके दिमाग में आता है कि नहीं, मान लो मैंने नया जॉब किया, ज्वाइन किया, और 2-4 दिन जाके मेरे को लगा कि जॉब से मेरा कुछ गुजारा होगा नहीं, बिकॉज 2-4 दिन क्या करते हो आप, काम तो करते नहीं हो, बस पता करते हो क्या वर्किंग क्या चल रहा है, क्या आपका एनवायरनमेंट है, कितना पैसा मेरे को मिलेगा 5-10 साल में,
फिर आप देखते हो यूट्यूब पर वीडियो आजकल बहुत हैं कि आईएएस कितने कमाते हैं, गेट वाले कितने कमाते हैं, फिर कंपैरिजन कर लेते हो इजीली। फिर आपके दिमाग में नहीं मेरे को गेट प्रिपरेशन करना चाहिए। और इवन कॉलेज वाले बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि उनका जो खास एक कोर ब्रांच के बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट होता नहीं। इवन कुछ एनआईटीज में भी प्लेसमेंट नहीं है, नए एनआईटी में खाली टॉप एनआईटीज में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है, 60 70 80% तक है ना। अभी अभी और इस समय तो थोड़ा है। इस समय तो और खराब हालत पहले है। तो अच्छा था, हाँ पहले। लेकिन अभी तो थोड़ा हाँ। इशू है। हाँ। तो उसमें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम स्मार्ट तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। अगर ब्रीफ में आप बताना चाहें कि कोई बच्चा मान लो आप होते तो कैसे स्टार्ट करते। देखिए सर, क्या है कि अगर आप कॉलेज गोअर हैं या हम्म। वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम्म। जहाँ पे आपको टाइम का लिमिटेशंस है, हम्म। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा। हम्म। आप शॉर्ट टर्म गोल रख के कि 3 महीने 4 महीने का या की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुश्किल है आपके हम्म। लिए। हम्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा। और हम्म। जब भी आप अपना जॉब चूज कर रहे हैं, हम्म। उस टाइम में भी आपको बहुत ही केयरफुली जॉब चूज करना पड़ेगा कि हम्म। आप कितना टाइम दे पाएंगे। हम्म। और जब आपको सब कुछ दिखा, क्योंकि कई बार होता है कि ठीक है, हर बच्चे के पास फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता है कि जॉब वॉब छोड़ के प्रिपरेशन पे लग जाए। हम्म। ठीक है, तो उस केस में मुझे लगता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो। हम्म। हम्म। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने उठाया, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, हम्म। और उसको खत्म होने के बाद हम्म। जब आप दूसरे पे जा रहे हो, हम्म। तो पहले वाले का शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन चालू कर देना है। हम्म। तो इस तरीके से क्या होगी, आपका कोई भी टच छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 3 4 महीने में पढ़ते हैं ना सर, हम्म। लास्ट वाले में, हम्म। तो उनको क्या, उनको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि हम्म। उन्होंने कम स्पैन में सब कुछ कवर किया है। हम्म। लेकिन जो बच्चे लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते, लेट्स से 1 ईयर 1.5 ईयर्स का, हम्म। तो यही इशू होता है। जो लास्ट के सब्जेक्ट आप पढ़ोगे लास्ट 2 3 महीने, वो तो याद रहेंगे, जो हम्म। आपने पहले पढ़े हैं वो आप भूल जाते हो। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आप भले जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो 1 बाय 1, हम्म। पीछे वाले सब्जेक्ट आपको छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। हम्म। और ओके। प्रॉपर मेंटेन, आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। हम्म। जैसे कई बार मैंने आजकल ऑनलाइन दुनिया में सर देखा, पीडीएफ डाउनलोड कर करके नोट्स भी पीडीएफ ले लेते हैं, सब कुछ प्रिंट आउट लेके रखा हुआ है। सब सर सॉफ्ट वो कॉपी। हाँ। बिल्कुल जो आपके हाथ से लिखा हुआ हम्म। नोट्स है, उसका कंपैरिजन किसी चीज से नहीं। हम्म। हम्म। मतलब वो बेस्ट है। आपकी उंगलियों की जो ताकत लग रही है, उंगलियों की पावर है, तो आपके पेन की ताकत, पहले बचपन में बोला जाता था कि पेन की ताकत बहुत बड़ी होती है, और हम्म। यहाँ पे ताकत दिख सकती है। हम्म। अगर आप अपने हाथ से पेन से नोट्स बनाते हो, हम्म। वो ही आपका लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं। और आप बाकी कंटेंट, आप मटेरियल है, एक टॉपिक डालिए, 50 पीडीएफ आएंगी, डाउनलोड करके रखते रहिए, कोई फायदा राइट, मतलब आपके हिसाब से जो अगर इसके थोड़ा की पॉइंट्स निकालें तो आप बोल रहे हो कि रिवीजन करते रहिए। नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप थोड़ा सा रिकॉल वाला काम करते रहो कुछ कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए मेरे हिसाब से क्वेश्चंस, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो उस टॉपिक का, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होता है। हाँ, और सर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यार बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा तो है, थोड़ा अब फ्यूचर में मुझे एक बार करना है, तो वो क्वेश्चन आप स्टार मार्क मार कर लो। करके कहीं ना कहीं करके रख लीजिए। सही बात। क्योंकि जब आप आज 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, सेम 10 क्वेश्चन आप दोबारा नहीं लगा सकते। सही बात है। तो उसमें 2 3 क्वेश्चन जो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप लेके रख लीजिए, तो वो आगे आप दोबारा सॉल्व कर। राइट। तो तीसरा पॉइंट आपने जो बताया कि आप थोड़े से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, खाली डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट करके मत रखिए, वो काम का नहीं है। ये भी अच्छा पॉइंट है, बिकॉज ये सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। आपने थोड़ा टच किया था लास्ट, मतलब जब स्टार्टिंग करा था हमने। तो आपके हिसाब से अगर हम टू दी पॉइंट, टू बी मतलब 4 5 पॉइंट अगर बात करें, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, टाइम कैसे मैनेज करेंगे वो। सर देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि आप मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कॉलेज गोअर स्टूडेंट है, जो 5 बजे 6 बजे शाम को अपने घर आता है, तब उसको थ्रू आउट डे के लिए बहुत ही टायर्ड है वो बंदा, और उसके पास टायर्डनेस तो है ही वर्क का, उसके अलावा अननेसेसरी एक प्रेशर भी है, क्योंकि वो किसी की बातें सुन के आया है, कुछ भी करके आया है। तो मेरे हिसाब से सब बेस्ट जो टाइम हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो टाइम हो सकता है वो मॉर्निंग का टाइम हो सकता है। अगर आप 9 बजे या 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर डेली आप 2 घंटे डिसाइड कर लेते हो तो मॉर्निंग वाला करना ही करना है, बाकी जब टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया ना, बात ही खत्म हो गई, तो आपका कोई भी दिन मिस नहीं जाने वाला। ठीक है, और मॉर्निंग टाइम में जो भी आपकी कल की दिक्कतें थी, दिमाग में प्रेशर था, वो सारा सोने के बाद रिलैक्स हो गया।
तो मेरे हिसाब से कि अगर मॉर्निंग का सेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो तो ये बेस्ट होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और क्योंकि क्या है ना सर कि अगर बहुत सारे, मैं ये बोलता हूँ ये सबके लिए ट्रू नहीं है, कोई कई कई बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में उनकी एफिशिएंसी नहीं आती है, हम्म। उनको मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स। हम्म। लेकिन अगर आप ये हैबिट डाल लेते हो तो मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है कॉलेज प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ओके। सो टाइम मैनेजमेंट पे अगर की पॉइंट्स बता, अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स बात करें कि आप सुबह सुबह टाइम मैनेज करिए, 2 घंटा फ्रेश माइंड रहता है, अच्छे से अपना पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवीजन करना है या फिर नया टॉपिक पढ़ना है, आपके लिए बेस्ट है। ओके, जी ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो और एक जो कोई भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खास प्रिपरेशन का जो कंपोनेंट होता है वो टेस्ट सीरीज होता है। हाँ और यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, नॉर्मली सबको पता है भाई टेस्ट सीरीज दो, एनालिसिस करो, उसका कितने मार्क्स रहे देखो, हम इस पर चर्चा के टाइम खराब नहीं करेंगे बच्चों का, हम बस एक पॉइंट पे बात करेंगे कि बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं और आपको पता है पहली बार टेस्ट देने पर क्या होता है हालत, जी जी। सारे लगभग काफी 95% बच्चे डिमोटिवेट फील करते हैं बिकॉज मार्क्स अच्छे आते नहीं है। बिल्कुल। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कोचिंग सेंटर के द्वारा, आपको पता है इसी बारे में राइट। तो इसका क्या मतलब सोल्यूशन है और क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर देखिए, जब आप कॉलेज प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म गोल है हम्म। और आपको कभी भी सडन एक टाइम मिलने वाला भी नहीं। जो हमारे फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, शुरुआत में सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, लास्ट के 2-3 महीने पहले ही उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर वो बस रिवीजन और रिवीजन टेस्ट देते हैं। शायद ये स्ट्रेटजी वर्क भी करती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी कॉलेज प्रोफेशनल्स के लिए या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला उनकी जैसा। अगर आप मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है सर, तो कॉलेज स्टूडेंट में क्या होगा कि जनवरी फरवरी के आसपास उनका सेमेस्टर एग्जाम भी होने वाला है, तो उस टाइम पे वो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। सेम इनके लिए भी, इनको भी भाई 8 घंटे जॉब में जाना ही है, 5 दिन एटलीस्ट, 5 से 6 दिन जो भी है, तो आपको एक टाइम पे नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज आपको शुरुआत से ही प्लान करके चलना पड़ेगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इवन मैं तो बोलता हूँ टॉपिक वाइज टेस्ट आप दीजिए। तो जैसे आपको कोई टॉपिक हुआ, वो टॉपिक आप पढ़े और उस टॉपिक का टेस्ट दे दीजिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जब आपके 2-3 सब्जेक्ट हो जाए तो उसका कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट बना के दे दीजिए। अब आपको कई सारे बच्चों का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, आज से नहीं, मैं पिछले 9 साल से इस टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ सर, तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि मेरे अप्रोप्रिएट ये टेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है लेट्स से मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैं सिर्फ ये 2 का देना चाहता हूँ। इवन मशीन डिजाइन में भी मैंने आधा पढ़ा हुआ है, तो अब मैं टेस्ट अगर देता हूँ तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, और टेस्ट नहीं देता हूँ तो लास्ट में बर्डन बन जाएगा। तो मुझे करना क्या है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा प्रेपलाडर ने एक कस्टम मॉड्यूल करके फीचर किया। देखा मैंने। इसमें प्रोफेसर आप अपनी टेस्ट सीरीज आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। आपको क्या होता है, आपको टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं। लेट्स से मैंने थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करूँगा, बाकी सारे चैप्टर चूज कर लूंगा, एंट्रोपी अवेलेबिलिटी छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशन नहीं है, बाकी सब पढ़ लिया, तो बाकी सब कर लेंगे, वाइब्रेशन हटा देंगे। और उसके बाद हम टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, और उस हिसाब से कर लेंगे। तो शुरुआती दौर पे एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आपकी प्रिपरेशन रनिंग है, तो ये कस्टम मॉड्यूल तरीके से आपको देने होते हैं। और जब आपकी प्रिपरेशन 80 to 90% खत्म हो जाता है सिलेबस, तब आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स देती हैं, और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर शुरुआत में फुल लेंथ टेस्ट देना थोड़ा डेंजरस हो जाता है, लेकिन आप 50% सिलेबस हुआ है और फुल लेंथ टेस्ट दे लो तो प्रॉब्लम है, और अगर नहीं देंगे तो लास्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा। सही बात है। ओके, ग्रेट। सो यहाँ से अगर पॉइंट निकालेंगे हम कि आप टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से देना शुरू कर दीजिए, इवन टॉपिक वाइज दीजिए, और फुल एंड टेस्ट सीरीज आप थोड़े से मान लो 60-70% सिलेबस होगा तब देना स्टार्ट करिए मेरे आपके हिसाब से। हाँ हाँ, और इवन सर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब मान लीजिए 80% सिलेबस तैयार है तो आप 40 मार्क्स ही ला सकते हैं। हाँ, तो होगा ही होगा, 40 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा थोड़ा सा पॉइंट हो जाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद रीगेन करना एक सबसे बड़ा टास्क है, जिससे मैं इतने सारे बच्चों से मिला हूँ। मुझे याद है आज की एक हमारे NIT भोपाल का स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो बहुत ही अच्छा था कंटेंट में, आप तक कुछ भी पूछे किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन जब टेस्ट सीरीज देता था तो कभी 50 से ऊपर मार्क्स नहीं, समझ गया। क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के लिए इतना गिर गया था
कि वो एकदम डरने लगता था। वो बोलता था सर मैं एग्जाम हॉल में एनजाइटी और डिप्रेशन आता था उसको, समझ गया मैं। तो और ये बहुत ऐसे बच्चे लेकिन अच्छा टीचर बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा। मैं यही यही मैंने ये सेम सजेशन मैंने उसको दिया था। मैंने बोला था तुम्हारा जिस हिसाब का नॉलेज है तुम टेंशन मत लो, हम्म। बिना टेंशन के एग्जाम दो। आज नहीं तो कल भले सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तुम एक अच्छे टीचर बन सकते अच्छा टीचर बन सकता है हो। ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज इंटेलिजेंट बंदा टीचर अच्छा बनना मुश्किल काम है, बिकॉज वो तो इंटेलिजेंट पढ़ाएगा टॉप लेवल का। नहीं नहीं, मैं वैसा इंटेलिजेंट हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, जनरल चलता है। ओके, सो नेक्स्ट रिवीजन की बात करते हैं। जी। तो एक तो आपने थोड़ा टच किया था रिवीजन का, कि रिवीजन आप अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो रिवीजन करते रहा करो। तो आपके हिसाब से अगर 3 की पॉइंट्स अगर हम पकड़ें रिवीजन के लिए, क्या क्या हो सकता है 3 की पॉइंट्स? सबसे पहला पॉइंट होगा सर जो ये फ्लो चार्ट और ये चीजें बन फ्लो चार्ट और शॉर्ट माइक्रो नोट्स जो बनते हैं, ये आपको बनाने हैं सेकंड रिवीजन। जब ओके। आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको एक माइक्रो नोट्स बनाने हैं, और वो आपको अपनी दीवारों पे लगा। मैं ये कोई ऐसे हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, 5th रैंक आई थी उसकी AIR 5th, चारमिन पटेल, ठीक है। तो उससे मेरा बात हुआ, मैं अहमदाबाद क्या हो गया था किसी काम से, तो वो मुझे मिला, उसने बोला सर मिलते हैं, तो हम लोग गए। तो काफी देर डिस्कशन हुआ, उसने अपने रूम का पिक्चर दिखाया, उसने रूम के बारे में दिखाया, क्योंकि उसका पूरा 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 वॉल जो था सर, वो ऐसे चार्ट से ऐसे भरा हुआ डिजाइन था। से पूरा भरा होता, स्टिकी नोट से। वो बोला था सर मैं कोई क्वेश्चन लगाता हूँ, और जैसे ही मुझे उस क्वेश्चन का की पॉइंट पता चलता है, वो की पॉइंट एक स्टिकी नोट्स में लिखता हूँ, चिपका देता हूँ। समझ गया। अब वो तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना, और उन्होंने पूरी दीवार को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा था, एक थर्मल का सेक्शन हम्म और हम्म फ्लोरेंस। हम्म 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 तो ये बहुत सारे टॉपर्स करते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपरों को देखा। तो ये फ्लो चार्ट टाइप में बनाएंगे, तो ये क्या करेगा सर, ये बहुत शॉर्ट में रिवीजन कर देता है। अब जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हैं, लेट्स से 1 और 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, उस टाइम पे आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो टेंशन नहीं लेना, वो टॉपिक फिर नहीं करना। मतलब कई बार क्या होता है कि आप रिवीजन कर रहे होते हो और कोई चैप्टर जो आपने छूटा हुआ है, अब उनको लगता है चलो इसका भी रिवीजन कर ले। अरे जो चीज आपने पढ़ी ही नहीं है उसका रिवीजन कैसे करोगे यार? सही बात तो जब छोड़ दिया दिमाग में तो छोड़ दो। है। टॉपर भी 100 मार्क्स लेके नहीं आ रहा है सर, राइट। तो वो भी कुछ 92 95 98 नंबर लेके आ रहा है, मतलब वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ ही रहा है। तो अगर कोई नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रेयरली क्वेश्चन आता है, 5 साल में 1-2 बार आ रहा है, और टॉपिक डिफिकल्ट भी है एट द सेम टाइम, तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बंदा 90-95% सिलेबस कवर कर रहा है, इट्स फाइन। तो लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन के लिए आए हैं, तो उस टाइम पे आपको लालच नहीं करना है कि चलो यार रिवीजन ही तो करना है, जो पीछे टॉपिक छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं, नहीं, वो डिस्टर्ब करेगा आपको। तो रिवीजन हमेशा उसी टॉपिक का करना है जो आपने प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा नहीं हुआ उसका रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता। राइट, सही बता रहे हो आप। अब हम 2 और टॉपिक हमारे बचा हुआ है, एक मिस्टेक्स का और एक कंसिस्टेंट का। तो अगर आप बात करें, मिस्टेक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट 3 मिस्टेक ऐसे आप थोड़ा सा बताओ कि जो सबसे जो जो मतलब आपके रैंक और आपका जो प्रिपरेशन को पूरा डैमेज कर सकता है, 3 मिस्टेक्स बड़े। सबसे पहला है सर कि जो टेस्ट सीरीज को एनालाइज नहीं करना। टेस्ट सीरीज दिया, देखा 50 नंबर आया, छोड़ उसके दिया। बाद जाके सो गए, अगले दिन उठे फिर टेस्ट दिया, फिर 52 नंबर आया, फिर जाके सो गए। ये एक बड़ा मिस्टेक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप 20 तो ग्रैंड टेस्ट दो या 20 फुल लेंथ टेस्ट दो, जरूरत नहीं है। आप 10 भी दे रहे हो, 12 दे रहे हो, 15 दे रहे हो, इट्स फाइन, लेकिन हर एक टेस्ट आप एनालाइज करें। और जब जैसे ही आपको टेस्ट पेपर मिलता है, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपको जो भी मिस्टेक्स हुई है आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला कैटेगरी है कि जो आपका क्वेश्चन हुआ ही नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आप देखिए कि क्यों अटेम्प्ट नहीं हुआ। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो लेकिन वो क्वेश्चन ही एकदम अलग, आपको समझ में ही नहीं आया। सही बात। दूसरा चीज हो सकती है कि आपने वो टॉपिक छोड़ रखा। अगर टॉपिक छोड़ रखा है तो आप चिल मारो, ठीक है, लेट इट बी, ठीक है, तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब लेकिन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर आपको उस टॉपिक का दोबारा रिवीजन करना है। ठीक है। सेकंड आता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक से ज्यादा डेंजरस पूरे गेट में कुछ नहीं। सही आपको बात। जीरो करना है, प्रैक्टिस कर करके कैलकुलेशन मिस्टेक एट द एंड ऑफ दिस जीरो करना है।
और उसके लिए आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लिखना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया, लॉग का वैल्यू गलत लिखा या ये, वो आप प्रॉपरली लिख लीजिए। सही बिलीव मी, बात। जो जो मिस्टेक आप एक बार लिख लेंगे ना, उसके आगे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिपीट होने के चांसेस। हम्म। ठीक है। और थर्ड चीज आती है कि मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट, ये 3 पॉइंट हो गए सर। तो ये 3 तरीके के प्रॉब्लम्स हो गए। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन आपसे होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक 0 होना चाहिए। सही है। सेकंड सबसे ज्यादा जो मुझे रीजन लगता है मिस्टेक्स, बच्चे गेट के तुरंत बाद गेट प्रिपरेशन ही बंद करते थे, पढ़ाई ही बंद करते थे। गेट का एग्जाम 14 फरवरी या 13 फरवरी को हुआ, उसी दिन से पढ़ाई बंद। सर अब ये एक सबसे बड़ा रीजन है कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन ना होने। एक सही बच्चा है। था बहुत अच्छा सर पढ़ने में था, उसको लग रहा था कि शायद टॉप 100 में आ जाएगा, पर उस साल थोड़ा मेरिट ज्यादा चली गई, उसका रैंक आया कुछ 400 500। अब ये सारा चीजें उसको पता चली किसमें, मार्च में पता चली। फिर मार्च के बाद अप्रैल मई में वो बस यही घूम रहा था कि अब कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। इंटरव्यू में सर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और वो बाहर हो गया। अगर 100 रैंक आती तो इंटरव्यू का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। 400 रैंक पे इंटरव्यू का बहुत क्रूशियल इफेक्ट, और वो 4 महीने का जो प्रिपरेशन में गैप हुआ उसकी वजह से उसका इंटरव्यू नहीं निकला। उसके बाद क्या होता है, गेट के तुरंत बाद बार का एग्जाम होता है, इसरो का एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आ सकते हैं। तो जो आपने पढ़ाई की है उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है आफ्टर गेट ऑल्सो, और सही बात। एटलीस्ट अगस्त तक रखिए। मतलब अगर आपका फरवरी में एग्जाम हो रहा है, आप जुलाई अगस्त तक कंसिस्टेंट रहिए। बिलीव मी, कहीं ना कहीं सर सिलेक्शन हो ही जाता है अच्छे बच्चों का। तो इसमें तो ये 2 मेजर मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है एक स्टूडेंट करता है। और जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला कंसिस्टेंसी का, तो ये तो देखो यार क्या है कि इस आपके पास कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जो आपको हमेशा पिंग करता रहे कि नहीं यार प्रिपरेशन करना है, कंटिन्यू करना है, आज भी पढ़ना है, आज भी पढ़ना है, राइट। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ, यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, और वो बहुत छोटी चीज भी हो सकती है। एक बच्चा मुझे बोला कि सर जिस दिन मेरा गेट का रिजल्ट आया जब मैं 4th ईयर में था, तो मेरे पापा ने मेरे पूछा कि कैसा रिजल्ट रहा, तो मैंने बोला इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा। तो पापा ने जब पूछा था तो एक एक्साइटेड आवाज थी, बेटा रिजल्ट कैसा रहा आज तुम्हारा रिजल्ट आना था ना गेट का, कुछ हुआ क्या? और जब उसने बताया नहीं अच्छा नहीं हुआ, जस्ट क्वालिफाइड हुआ है पापा, तो उनका जो टोन था वो चेंज हो गया। बोला कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बोला सर वो टोन आज भी मेरे कान में गूंजती है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो टोन मुझे दोबारा नहीं सुनना है। शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन विश्वास मानिए हर टॉपर के साथ ऐसी कोई ना कोई चीज रहती है। राइट राइट। आपको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि शायद आप अभी उस लीग में आए ही नहीं। बहुत छोटी बातें होती है कभी कभी जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाती हैं, और अगर वो सब भी आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा सजेशन रहता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर गोल के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि अगर आपका IIT जेईई में, तो सोचिए कि हम IIT के गेट में खड़े हुए हैं और आज राइट। सही बात है। सबको बता रहे हैं कि ये मोटिवेट करता है। ये बहुत मोटिवेट करता है। तो आप IOCL में के ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, आपके रिलेटिव कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, वो खुशी आपको एक साल पहले ही फील कर लेनी है, और वो खुशी आपको मोटिवेट करती रहेगी थ्रू आउट द ईयर। तो मुझे लगता है यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर योर प्रिपरेशन। सिंपली आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, तो फिर मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है। सही बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आप काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स शेयर करें। आई होप सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, बाकी हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनको भी डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स पता लगेगा। अच्छा, कुछ मैसेज पेरेंट्स के लिए आप देना चाहोगे? बिकॉज पेरेंट्स ना बहुत आजकल दुखी रहते हैं अपने बच्चों को लेके। लेकिन ये मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी आज का सिचुएशन देखना चाहिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है, बच्चों को सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। आप क्योंकि कई बार जब पेरेंट्स की बहुत ज्यादा गलती नहीं है, बट पेरेंट्स क्या है कि अपनी हार्ड अर्न मनी
और अपना ब्लड एंड स्वेट से कमाया हुआ पैसा हम्म। बीटेक में जब लगाते हैं उस साल फर्स्ट ईयर में जो एक पेरेंट्स होता है कैलकुलेशन कर लेता है कि पहले साल इतना लगेगा, दूसरे साल, क्योंकि सब मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर हैं इंडिया में, आप जानते हो सही बात। 4% लोग ही है जो इलाइट क्लास में आते हैं, बाकी सब मिडिल क्लास की कैटेगरी में ही आते हैं मोस्टली। तो वो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 4 साल में इतना पैसा लगना है, चलो इतने का बजट हमने बना लिया। अब इसके बाद तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मेरा जो बच्चा है 4th ईयर के तुरंत बाद कमाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सिचुएशन को भी समझिए। आज बच्चे को डिसअपॉइंट मत करिए, डिप्रेस मत करिए, आपसे ज्यादा उसको डिसअपॉइंटमेंट है अपने रिजल्ट से। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि प्लीज आप वर्किंग कंडीशंस को समझिए, कंपटीशन लेवल को समझिए, बच्चे के काम करने के तरीके को समझिए। अगर आपका बच्चा सीरियसली प्रिपेयर किया है, जो आप देख रहे हैं घर पे बैठा की पढ़ाई कर रहा है, डेली पढ़ाई करता है, तो मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट आए या ना आए, आपको भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और बच्चे को तो नहीं ही होने देना चाहिए। आपका ही सपोर्ट उसे आज नहीं तो कल बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाला है। सही बात है। चलिए, सो आई होप सो पेरेंट्स को भी कुछ मिल गया मैसेज, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच शिवम जी फॉर योर टाइम एंड थैंक you very much once again to all the viewers for watching the video till the end. So good luck guys, bye bye.